मेरी भाभी ने हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो भाई ने हमारी एक न सुनी और आधी रात को मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। हम दोनों ने मेरी एक सहेली के घर जाकर पनाह ली। मेरा यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। मैं लोगों के घरों में काम करने लगी और एक घर किराए पर ले लिया और यूं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। मेरी डिग्री मुकम्मल हुई तो मैंने मुकाबले का इम्तहान दिया और पुलिस में ऑफिसर लगी। एक दिन मुझे कॉल मसूल हुई कि गांव का वडेरा किसी को दरख्त के साथ बांधकर उस पर तशद्दुद कर है। जब मैं मौका पर पहुंची तो वो मजलूम आदमी तो मेरा ही भाई। मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आई तो घर के करीब पहुंचकर मेरा सर शर्म से झुक गया था। मोहल्ले के लोग मुझे तो मस्कराना नज़रों से देखने लगे। मैं खामोशी से सर झुकाकर घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर पहुंचते हुए भी मोहल्ले वालों की तमस्कराना नज़रों को अपनी पुश्त पर मैं अच्छे से महसूस कर रही थी। उनके होठों पर जो दबी दबी मुस्कान थी उसकी वजह मेरी भाभी थी। जब से भाई की शादी हुई थी भाभी ने हमारा जीना महाल कर दिया था। अम्मा अपनी गरीब भांजी को ये सोचकर ब्याह कर डाई थी कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मेरे साथ भी भाभी की शादी से पहले बहुत दोस्ती थी, मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी, और शादी करते ही उनका रवैया और नज़र बदल गई। जब भी अम्मा या मैं भाई से शिकायत करते तो वो उल्टा हम पर ही गुस्सा करते। आपकी वजह से ही मैंने शबाना के साथ शादी की, ये सोचकर कि आप अपनी पसंद से लड़की लेकर आएंगे तो उसके साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, मगर आप लोगों ने तो आते साथ ही मेरी बीवी से बंदिश बांध ली। उसके साथ आखिर किस बात की जिद है आपको? इतना तो आपको सोचना चाहिए था कि वो आपकी अपनी भांजी है। भाई के मुंह में जो आ रहा था वो गुस्से से बोले जा रहे थे। मेरी अम्मा और मैं इतना सा मुंह लेकर रह गए थे। मेरी अम्मा बहुत गुस्से वाली थी, वो किसी का भी लिहाज नहीं करती। जो बात होती वो मुंह पर कह दिया करती थी, और अपनी इस आदत की वजह से वो पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। और भाई अम्मा की इस आदत से चिढ़ते थे। भाई को लगता था कि अम्मा अपनी इस आदत की वजह से मजबूर है, मगर भाई ये नहीं जानते थे कि इस बार अम्मा की कोई गलती नहीं थी, बल्कि भाभी हमारे साथ ज्यादती कर रही थी। न जाने उन्हें हमारे साथ किस बात की परखाश थी कि हर वक्त जहर उनकी ज़ुबान उगलती रहती। मैं जब भी यूनिवर्सिटी से घर वापस आती तो मुझे देखकर वो तो मस्कराना अंदाज में हंसते हुए कहती, लो आ गई हो, पूरा दिन यूनिवर्सिटी में न जाने क्या गुल खिलाती रहती है, किसके साथ वक्त गुजारती है, और तुम्हें पढ़ाई के नाम की गोली दे रखी है। इसका भाई भी वैसे बहुत बेवकूफ़ है, जवान लड़की को अपने हाथ से निकाल दिया है। उसकी शादी कर दो, मगर नहीं, उन्होंने तो तमाशा लगाना है। भाभी की ऐसी बातें दरवाजे से बाहर तक सुनाई देती थी, और मोहल्ले वाले हमारा खूब ही तमाशा देखते। अम्मा अगर किसी बात पर भाभी को टोक देती तो पूरा पूरा दिन ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलती रहती, और मोहल्ले के और पड़ोस के लोग खूब ही ये सब सुनकर महजूज होते रहते। सारी ज़िंदगी मैंने और अम्मा ने कभी किसी को खुद पर बात करने का मौका नहीं दिया। मैंने खुद को हमेशा समेट कर रखा, ये सोचकर कि मैं बिन बाप की बची हूँ। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मेरा भाई मेरी जान ले लेगा, और माँ वो तो जीते जी मर जाएंगी। सर झुकाकर घर से निकलती थी। बहुत सारे लोग मेरी तरफ बड़े भी थे, कोई दोस्ती के नाम पर तो कोई बुरी नीयत लेकर, मगर मैंने सबको धुतकार दिया, अपनी नीयत साफ रखी ताकि मेरी मंजिल आसान हो जाए। और अब वही मोहल्ले वाले हम पर हंसते थे, उन्हें हम पर बातें करने का मौका मिल गया था, क्योंकि भाभी अब ये खुद ही सबको बातें बनाने का मौका दे रही थी। अम्मा हम कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? आखिर अब भाई को समझाती क्यों नहीं कि वो अपनी बीवी को समझाएं कि वो अपनी ज़बान को संभाल कर इस्तेमाल किया करे। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। लोगों की नज़रों में अपने लिए तमस्कर देखकर मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। माँ माँ बेबसी से रोने लगी थी। उन्हें रोता देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मुझे इतना सब कुछ बोलने की क्या ज़रूरत थी। अम्मी तो पहले ही भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। उस रात मैं अपने कमरे में जाने की बजाय अम्मी के पास ही रुक गई, क्योंकि अम्मी बहुत परेशान थी। तो मैंने सोचा कि आज अम्मी के पास रुककर उन्हें तसल्ली देती हूँ। वैसे भी पूरा दिन मैं इतनी मसरूफ़ रहती कि अम्मी के पास 2 घड़ी बैठकर बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता था। आधी रात तक मैं अम्मी के साथ बातें करती रही, और फिर जब मेरी आंखें नींद से बंद हो गईं तो अम्मी भी सो गईं। सुबह सवेरे का वक्त था जब हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। अम्मी भी हड़बड़ा कर उठ बैठी। अरे क्या हो गया है शबाना, क्यों दरवाज़ा इतने ज़ोर ज़ोर से बजा रही हो? शबाना नहीं, मैं हूँ अदील, दरवाज़ा खोलें। दरवाजे पर भाई थे, और इतना गुस्से में क्यों थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो भाई ने कमरे में आते ही एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। उसके साथ ही भाभी भी कमरे के अंदर आ गई। ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, इन माँ बेटी को घर से बाहर निकालो। आज इन्होंने मेरा जेवर चुराया है, कल को ये मुझे कत्ल कर देंगी, मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर देंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ अदील, ये मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से निकालना चाहती हैं। ये दोनों मेरी वजह से तुम्हारी भी दुश्मन बन चुकी हैं। अपने बेटे का घर उजाड़ने में देर नहीं लगाएंगे। क्या बात करी हैं आप भाभी, सोच समझ कर बोला करें। और भाई आपको क्या हुआ है? आप क्यों सुबह सुबह इतने गुस्से में हैं? क्यों आपने मुझ पर हाथ उठाया है? ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी।
तब भाई ने एक बार फिर से मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बड़ी आई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने। यही सिखाया है तुम्हारे यूनिवर्सिटी वालों ने तुम्हें कि बड़े भाई से किस तरह से बात करते हैं? एक तो चोरी की, ऊपर से सीना जोरी, और तुमने ही मेरी बीवी का जेवर चुराया है। बजाय इसके कि अपनी गलती मानो, भाभी से माफ़ी मांगो, उल्टा तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अम्मी के पास आई। अम्मी, भाई को बताएं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने क्यों भाभी का जेवर चुराना है? मैंने ऐसा नहीं किया। तब भाई मुझे बात ना सुनने पर खींचते हुए मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने मेरा लॉकर खोला, सामने ही भाभी का जेवर था। मैं हैरान परेशान रह गई थी। भाई, मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे आया। भाभी, ये सब मुझे फंसाने की साजिश करी है। मेरा इतना बोलना ही था कि भाभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। हाँ हाँ, मुझे ही बुरा बना दो। एक तो मैं इस घर में मज़लूम हूँ, तुम दोनों माँ बेटियाँ हर वक्त मेरा जीना हराम किए रखती हो। अब मेरे जेवर चुरा लिए, बजाय इसके कि अपनी गलती मानो, उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। भाभी ने ऐसा खेल खेला कि भाई ने मुझे और रमी को घर से बाहर निकाल दिया। हम दोनों सड़क पर आकर खड़े हो गए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी माँ की आंखों में बेबसी, कुर्ब, तकलीफ़, तन्हाई, दुख सब कुछ देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। दिल चाह रहा था भाभी को गोली मार दूँ। गुस्सा तो मुझे भाई पर भी था, जिन्हें अपनी बहन पर यकीन नहीं था, अपनी माँ की तरबियत पर भरोसा नहीं था। बस जो कुछ उनकी बीवी ने कहा उसे सच मानकर फैसला सुना दिया। ऐसा भला कहाँ होता है? अम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मैं रूहानसी होकर अम्मी से पूछा तो वो आसमान की तरफ देखने लगी। खुदा बहुत बड़ा है, ये ज़मीन भी बहुत बड़ी है। वो किसी न किसी के दिल में हमारे लिए रहम पैदा कर देगा। अम्मी, फिर भी कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर जाने का आपके दिल में ख्याल हो, कोई रिश्तेदार, कोई आपकी सहेली। मैं एक एक करके सभी के नाम गिनवाने लगी। अम्मी के लबों पर तो मुस्कुराना मुस्कुराहट फैल गई। सगी बहन की ही बेटी को बहू बनाकर लाई थी, अब उसने हमें बेसहारा कर दिया। अब उसी बहन के घर जाऊंगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें घर में पनाह दे देगी? अरे ये सब वो अपनी माँ के इशारे पर ही तो करी है। मेरी बहन अगर मुझसे मोहब्बत करती होती तो अपनी बेटी को ये सब करने पर आमादा ना करती। अम्मी, आपको यकीन है ये सब खाला को मालूम है? खाला जानती है कि भाभी ये सलूक हमारे साथ कर रही है? मैं बेयकीनी में मुब्तला होकर अम्मी से पूछा तो एक बार फिर से उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हाँ, मैंने उन माँ बेटी को बातें करते हुए सुन लिया था। मेरी बहन उससे खुद ही कह रही थी कि इन माँ बेटी को घर से निकालने की तैयारी करो, वरना ये तुम्हारे शौहर को तुमसे छीन लेंगी। मेरी सगी बहन, मेरी माँ चाहिए, वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तभी मुझे अपनी सहेली मारिया का ख्याल आया था। मारिया ने हमेशा हर बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, मेरे काम आई थी। मैंने सोचा इस वक्त भी वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। मैं अम्मी को लेकर मारिया के घर आ गई। वो हमें देखकर हैरान रह गई। हमारे हाथ में बैग देखकर वो खटक गई थी। क्या बात है सारा, तुम आंटी के साथ इतना सारा सामान लेकर क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? मैंने रोते हुए सारी कहानी सुना दी तो वो घबरा गई। कहने लगी, देखो मेरे घर के हालात भी तुम्हारे सामने हैं। मेरी भाभी भी तुम्हारी भाभी से मुख्तलिफ नहीं है। वो तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती हैं। वो तुम लोगों को तो एक पल भी यहाँ पर नहीं रहने देंगी। और अगर तुम यहाँ पर रहीं तो ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे किरदार पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगा दे। क्या तुम ये बात बर्दाश्त कर लोगी? ये सुनकर ही मैं काँप के रह गई। मेरी बात सुनो, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मारिया, मेरी मदद करो, मुझे कोई मशवरा दो। वो कहने लगी, अभी तुम कुछ दिन यहीं पे रुक जाओ। मैं सबको यही कहूँगी कि तुम 2-4 दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आई हो। तुम्हारे घर में काम हो रहा है, इसीलिए इस दौरान मैं कुछ सोचती हूँ। मारिया के घर के करीब ही एक खाली घर पड़ा था। मारिया ने अपनी अम्मी को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वो मालिक मकान से बात करे। वो हमें कम पैसों पर मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो गया था। वैसे भी जब उसने हमारी कहानी सुनी तो उससे हम पर तरस आ गया था। वो खुदा तरस इंसान था। मैंने सुना था कि वो गरीबों की मदद करता था, उनके काम आता था। मोहल्ले की सभी लड़कियों को वो अपनी बहन बेटियां कहता था। इसी वजह से मैं भी इस घर में रहने के लिए तैयार हो गई थी। और फिर मारिया के ही मशवरे पर, मैं उसके कहने पर, मैंने अपने घर के एक छोटे से कमरे को एकेडमी की शक्ल दे दी। अब जब यूनिवर्सिटी से घर वापस आई तो मारिया के साथ मिलकर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। चंद दिनों में ही मैं इस काबिल हो गई थी कि घर का किराया और अपनी ज़रूरियात उठा सकती थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब कुछ कुछ इत्मीनान अम्मी के चेहरे पर भी झलकने लगा था, मगर जो कुर्ब और जो तकलीफ़ मैं उनकी आंखों में देखती थी वो मुझे रातों को सोते हुए भी बेचैन कर दिया करती थी। कितने महीने गुजर गए थे, अब मेरा फाइनल सेमेस्टर भी मुकम्मल हो गया था। उस दिन के बाद से ना तो मैं कभी अपने भाई और भाभी के घर गई थी, और ना कभी उन लोगों से मिलने की कोशिश की थी, और ना कभी उन लोगों ने हमसे रब्ता करने की कोशिश की। थोड़ा वक्त मज़ीद गुजरा तो मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई।
अम्मी को लेकर मैं शहर में शिफ्ट हो गई थी। वैसे भी अब रोज़ आने जाने में मुझे बहुत ही दिक्कत होती थी। जब तक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब तक तो गांव वाली बस में मारिया के साथ ही सफ़र कर लिया करती। मगर अब मारिया की शादी हो गई थी और अकेले में इतने दूर आने जाने के हक़ में नहीं थी। पर वैसे भी अब मेरी इतनी सैलरी थी कि मैं आसानी से अपने और माँ के अखराजात बर्दाश्त कर सकती थी। उसके साथ साथ मैंने सीएसएस की तैयारी भी शुरू कर ली थी। मैं चाहती थी कि अब मैं किसी काबिल बन जाऊँ। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मैं ऑफिसर बनूं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारूं। और जब से भाई ने हमें घर से निकाला था, तब से तो मेरी ये ख्वाहिश जुनून में तब्दील हो गई थी। मेरी ख्वाहिश, मेरा जुनून बिलाखिर हकीकत का रूप धार चुका था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था, जब मैंने सीएसएस के नताइज की फ़हरिस्त में अपना नाम देखा। मैंने मुकाबले का इम्तहान पास कर लिया था और अब मैं पुलिस में एक अच्छे ओहदे पर फाइज हो चुकी थी। ये कामयाबी सिर्फ एक नौकरी का हसूल नहीं थी, बल्कि ये मेरी माँ की आंखों में झलकने वाले हर कुर्ब और मेरी ज़ात पर लगाए गए हर झूठे इल्ज़ाम का मुंह तोड़ जवाब थी। एसपी की वर्दी पहनकर जब मैं पहली बार घर आई, तो मेरी माँ का चेहरा देखने लायक था। वक्त ने उनके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थी, मगर उस दिन इन लकीरों के बीच जो सुकून और फ़ख्र झलक रहा था, उसने मेरे सारे दुख धो डाले। वो चुपचाप उठी और मेरे कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोली, तुमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया बेटी। उस दिन के बाद से मेरा अपने भाई और भाभी से कोई राब्ता नहीं रहा था। मैं अपनी नई ज़िम्मेदारी और नई ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। शहर में एक पुरसुकून माहौल में हम दोनों माँ बेटी ने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कर दिया था। मेरी ड्यूटी और सिक्योरिटी की वजह से हमने अपना रहन सहन काफ़ी तब्दील कर लिया, ताकि मेरी माँ को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो पुरानी तकलीफ़ें और यादें अब महज एक ख्वाब की तरह लगती थी, जिनके कड़वेपन को मेरी कामयाबी की मिठास ने ख़त्म कर दिया था। मैं पिछले कई हफ्तों से एक केस पर काम कर रही थी। ये केस गांव के वडेरे का था। वो एक बासर और जालिम शख्स था, जिसने दर्जनों लोगों की ज़िंदगी चीरन कर रखी थी। वो गांव के गरीबों का इस्तेहसाल करता था, उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता था, उनकी ज़मीनें हड़प करता था और ख़वातीन पर बुरी नीयत रखता था। मैंने खुफिया तौर पर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे। मेरा मकसद था कि उसे गिरफ्तार नहीं करना, बल्कि उसे जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ना था, ताकि वो इंसाफ के शिकंजे से किसी सूरत ना निकल सके। आज वो दिन था जब मुझे इत्तला मिली कि वडेरे ने एक और आदमी को बहुत परेशान किया हुआ है, और वो इस वक्त उसे अपने जंगले में एक दरख्त के साथ बांध कर तशद्दुद कर रहा है। ये खबर सुनते ही मेरे अंदर कोई जुनून बेदार हो गया। ये मेरे लिए मौका था कि मैं बरसों से दबी हुई अवामी फरियाद का जवाब दूँ। मैंने बगैर किसी ताख़ीर के अपनी टीम को तैयार किया और फौरी तौर पर मौका पर जाने का फ़ैसला किया। कितने वक्त से मैं वडेरे के ख़िलाफ़ शिकायतें सुन रही थी। अब मुझे मौका था कि मैं बराह रास्त उसे पक्के सबूत के साथ पकड़ सकती थी। मैंने अपनी सरकारी जीप को तेज़ी से इस वीरान जगह की तरफ मोड़ा। वहाँ पहुँचते ही मैंने अपने साथियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया और ख़ुद दौड़कर उस दरख्त की तरफ गई, जहाँ वडेरा खड़ा था। मंजर दिल दहला देने वाला था। एक मज़लूम शख्स दरख्त के तने से मजबूती से बंधा हुआ था। उसके जिस्म पर तशद्दुद के ताज़ा निशानात थे। वडेरा अपने गिरोह के साथ खड़ा उसे बुरी तरह से गालियां दे रहा था और हाथ में पकड़ी लाठी से उसे मारने ही वाला था। रुक जाओ, मेरी गरजदार आवाज़ ने पूरे माहौल में सन्नाटा फैला दिया। वडेरे ने जब मुझे पलट कर देखा तो मेरी वर्दी और मेरे रोब को देखकर सख्ते में आ गया। वडेरे ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, मगर जब उसने मुझे पहचाना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बिकने वालों में से नहीं हूँ। उसे ये भी पता था कि मैं कितने अरसे से उसके पीछे पड़ी हूँ। आज उससे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने मुझे धमकाने की बहुत कोशिश की कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं, उसकी पहुंच ऊपर तक है। मैंने उसकी परवाह किए बगैर अपने साथियों को, वडेरे और उसके साथी को फ़ौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मेरी नज़रें अब इस मज़लूम बंधे हुए शख्स पर पड़ी। तशद्दुद और गर्दो-ग़बार से उसका चेहरा बिखरा हुआ था। उसके बाल बिखरे थे और कपड़े तार-तार। मैं जैसे उसके करीब की, वो अपना सर झुका चुका था। मैंने उसे गौर से देखा। मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। ये कोई और नहीं, ये मेरा भाई था। वही भाई जिसने एक ज़ालिम बीवी के झूठे इल्ज़ाम पर अपनी माँ और मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया था। मैंने फ़ौरन अपने एक एहलकार से कहा कि इसे खोला जाए और तिब्बी इमदाद दी जाए। भाई को रस्सियों से आज़ाद किया गया तो वो शर्मिंदगी और नदामत से ज़मीन की तरफ देख रहा था। वो मेरी वर्दी और मेरा रोब देखकर जैसे सकते में चला गया। मैंने अपने ज़ब्त को कायम रखा और वहाँ मौजूद एक गाँव वाले से भाई के बारे में पूछा। उसने बताया कि बीबी, आपके भाई की तो नौकरी चली गई थी। बहुत बुरे हालात हो गए थे, इसीलिए गरीबी से तंग आकर उन्होंने वडेरे के घर में खिदमतदारी की नौकरी कर ली। उसकी बीवी वडेरे के पास नौकरी करती है। वडेरे की उसकी बीवी पर बुरी नज़र थी।
वो तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाना चाहता था। वडेरा उससे बहुत बुरा सलूक करता था। आज उसने इसे चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर बांध दिया। ये सुनकर मेरे अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। चोरी का झूठा इल्ज़ाम, ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। वही अल्फाज जो मेरी भाभी ने कभी हम पर लगाए थे। उन्होंने मुझे चोर, घटिया औरत, न जाने क्या कुछ कहा था। मुझ पर कितने इल्ज़ामात लगाए थे। अब वो सब कुछ उसके साथ हुआ था। भाई, आप जानते हैं उस रात क्या हुआ था। मैं चोर नहीं थी। मैंने कोई चोरी नहीं की थी। भाई ने रोते हुए मेरी बात काट दी। मैं जानता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। मुझे मेरी बीवी ने सब कुछ बता दिया था। अब वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। अब वो सब कुछ उसके साथ हुआ जो कभी उसने तुम्हारे लिए सोचा था। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी बहन पर इतबार होना चाहिए था। बीवी की बातों में आकर तो मैं घर से बाहर निकाल दिया। माँ को घर से निकाल दिया। अपनी जन्नत को अपने हाथों से गुमा दिया। मैं कितना बदनसीब हूँ। भाई ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। मैं भाई के पास गई, उसे गले से लगा लिया। मत रोइए भाई, अब रोने के दिन चले गए। अब हम सब एक साथ रहेंगे। मेरे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। आपके लिए नफ़रत का हल्का सा जज्बा भी नहीं है। और अपनी भाभी के लिए भाई ने मुझसे रोते हुए सवाल किया तो मैं नज़रें चुराने लगी। सच ये था कि मैं भाभी से बहुत नफ़रत करती थी। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद से मुझे उनसे घिन आने लगी थी। मगर आज जो कुछ मैंने उनके साथ होता देखा तो मुझे उन पर तरस आने लगा था। मैंने वडेरे को सज़ा के लिए जेल में डलवा दिया और उसे उसके तमाम जराइम की कड़ी सज़ा दिलवाने का पुख्ता इरादा किया। मैं भाई के पास गई जो अब भी शर्मिंदा खड़ा था। उसने आंसू भरी नज़रों से मेरी वर्दी को देखा। सारा, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ रंध गई थी। मैं अंधा हो गया था। मुझे अपनी बीवी के बजाय तुम पर यकीन करना चाहिए था। मैंने भाई की नौकरी के लिए एक जगह बात की। उसके ख़ानदान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। भाई और भाभी को शहर में ही मेरी रिहाइश के करीब एक छोटा सा मकान दिलवा दिया। भाई ने भी वडेरे के शर्मनाक एतराफ़ के बाद सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। उस दिन मैंने महसूस किया कि सुकून बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ करने से मिलता है। मेरी कामयाबी का हकीकी मकसद भाई से इंतकाम लेना नहीं था, बल्कि हकीकी मुजरिम को सज़ा देना और मुआशरे में हक़ का बोलबाला करना था। यूं वक्त ने सारे हिसाब चुका दिए। मैंने अपने ओहदे की ताकत से जुल्म को ख़त्म किया और अपने बिछड़े हुए ख़ानदान को भी इस तबाही से बाहर निकाला जो वडेरे की नीयत की वजह से उन पर आन पड़ी थी। दोस्तों, आपका इस स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।